हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखित बुक रिच डैड पुअर डैड के अध्याय 4 की। अध्याय 4, सबक 3, अपने काम से काम रखो। 1974 में मैकडॉनल्ड के मालिक रे क्रॉक से आग्रह किया गया कि वे ऑस्टिन में टेक्सास यूनिवर्सिटी में एमबीए की कक्षा में व्याख्यान दें। मेरा एक करीबी दोस्त कीथ कनिंगम वहाँ एमबीए कर रहा था। बहुत अच्छी और प्रेरणादायी चर्चा के बाद कक्षा खत्म हो गई और विद्यार्थियों ने रे से पूछा क्या वे बियर के लिए उनके फेवरेट बार में चलेंगे। रे तैयार हो गए। जब सब लोगों के हाथ में बियर आ गई तब रे ने पूछा, मेरा असली बिजनेस क्या है? कीथ ने कहा। हर कोई हंस पड़ा। ज़्यादातर एमबीए विद्यार्थियों को लगा रे मजाक कर रहे थे। किसी ने जवाब नहीं दिया, इसलिए रे ने दोबारा यही सवाल पूछा, आप लोगों की नज़र में मेरा बिजनेस क्या है? विद्यार्थी दोबारा हंस दिए और आखिरकार एक बहादुर विद्यार्थी ने ज़ोर से कहा, रे, दुनिया में ऐसा कौन है जो यह नहीं जानता कि आप हैमबर्गर बिजनेस में हैं? रे हंस दिए। मुझे मालूम था आप लोग यही कहोगे। वे एक पल के लिए रुके और इसके बाद उन्होंने कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हैमबर्गर बिजनेस में नहीं हूँ। मेरा असली बिजनेस रियल एस्टेट है। कीथ ने कहा कि रे ने अपने नज़रिए को समझाने के लिए काफ़ी समय लिया। अपने बिजनेस प्लान में रे जानते थे कि बिजनेस का मूल लक्ष्य हैमबर्गर फ्रेंचाइजी बेचना था, परंतु वे कभी भी हर फ्रेंचाइजी की लोकेशन को नहीं भूले। वे जानते थे कि रियल एस्टेट और इसकी लोकेशन हर फ्रेंचाइजी की सफलता में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। मूलतः वह आदमी जो फ्रेंचाइजी खरीद रहा था और रे क्रॉक के संगठन की फ्रेंचाइजी चेन का सदस्य बनता था, वह भी उस ज़मीन के लिए पैसे दे रहा था और उसे खरीद रहा था। आज मैकडॉनल्ड दुनिया में रियल एस्टेट का सबसे बड़ा अकेला मालिक है, जिसके पास कैथोलिक चर्च से भी ज़्यादा रियल एस्टेट है। आज मैकडॉनल्ड के पास अमेरिका और दुनिया के दूसरे देशों में सबसे कीमती चौराहों और नुक्कड़ हैं। कीथ ने कहा कि यह उसकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा सबक था। आज कीथ के पास कार धोने का बिजनेस है, परंतु उसका असली बिजनेस है कार धोने के गैराज के नीचे का रियल एस्टेट। पिछले अध्याय के अंत में हमने यह बताया था कि ज़्यादातर लोग दूसरों के लिए काम करते हैं, बस अपने लिए काम नहीं करते। वे पहले तो कंपनी के मालिकों के लिए काम करते हैं, फिर टैक्स के कारण सरकार के लिए काम करते हैं और आखिरकार बैंक के लिए काम करते हैं, जो उनके मॉर्टगेज का मालिक होता है। जब हम छोटे थे तो हमारे आसपास मैकडॉनल्ड का कोई फ्रेंचाइजी आउटलेट नहीं था, परंतु मेरे अमीर डैडी ने माइक और मुझे वही सबक सिखा दिया था जो टेक्सास यूनिवर्सिटी में रे क्रॉक ने सिखाया था। यह अमीरों का रहस्य नंबर 3 है। रहस्य है, अपने काम से काम रखो। लोगों की ज़िंदगी में पैसे की तंगी इसलिए आती है क्योंकि वे अपनी सारी ज़िंदगी दूसरों के लिए काम करते रहते हैं। कई लोगों के पास तो ज़िंदगी भर काम करने के बाद भी अपने लिए कुछ नहीं बच पाता। एक बार फिर एक चित्र 1000 चित्रों के शब्दों के बराबर होता है। हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धति आज के युवाओं में अकादमिक कुशलताएं विकसित कर उन्हें अच्छी नौकरी दिलाने के लिए तैयार करती है। उनकी ज़िंदगी उनकी तनख्वाहों के चारों तरफ घूमती है, या जैसा पहले बताया जा चुका है, उनकी आमदनी वाले कॉलम के चारों तरफ। और ज़्यादा अकादमिक कुशलताओं को विकसित करने के बाद वे अपनी व्यावसायिक योग्यताओं को बढ़ाने के लिए और ऊंची शिक्षा हासिल करते हैं। वे इंजीनियर, वैज्ञानिक, रसोइये, पुलिस अफसर, कलाकार, लेखक इत्यादि बनने के लिए पढ़ाई करते हैं। उनकी व्यावसायिक योग्यताएं उन्हें काम करने और पैसा कमाने का मौका देती है, परंतु ध्यान रहे वे पैसे के लिए काम करते हैं। आपके प्रोफेशन और आपके बिजनेस में बहुत बड़ा अंतर है।
मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ, आपका बिजनेस क्या है? और वे कहते हैं, मैं एक बैंकर हूँ। फिर मैं उनसे पूछता हूँ, क्या वे बैंक के मालिक हैं? और सामान्यतः उनका जवाब होता है, नहीं, मैं वहाँ काम करता हूँ। इस तरह उन्होंने अपने प्रोफेशन और अपने बिजनेस को एक ही समझ लिया है। उनका प्रोफेशन एक बैंकर का हो सकता है, परंतु उनका अपना बिजनेस कुछ भी नहीं है। रे क्रोक अपने प्रोफेशन और अपने बिजनेस के बीच के अंतर को बहुत अच्छी तरह जानते थे। उनका प्रोफेशन हमेशा वही था, वे एक सेल्समैन थे। एक समय वे मिल्क शेक के लिए मिक्सर बेचते थे और कुछ ही समय बाद वे हैमबर्गर फ्रेंचाइजी बेचने लगे। हालांकि उनका प्रोफेशन हैमबर्गर फ्रेंचाइजी बेचने का था, परंतु उनका बिजनेस आय दिलाने वाले रियल एस्टेट को इकट्ठा करना था। स्कूल के साथ एक समस्या यह है, आप जो विषय पढ़ते हैं आप वही बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप कुकिंग का अध्ययन करते हैं तो आप शेफ बन जाते हैं। अगर आप कानून का अध्ययन करते हैं तो आप वकील बन जाते हैं। और अगर आप ऑटो मैकेनिक्स का अध्ययन करते हैं तो आप मैकेनिक बन जाते हैं। जो पढ़ा जाए वही बन जाने में गलती यहाँ होती है कि लोग अपने काम से काम रखना भूल जाते हैं। वे अपना सारा जीवन दूसरों के काम पर ध्यान देने में लगा देते हैं और इस तरह आपको उसको अमीर बनाते रहते हैं। आर्थिक रूप से सुरक्षित बनने के लिए किसी आदमी को अपने काम से काम रखने की ज़रूरत है। आपका बिजनेस आपके संपत्ति वाले कॉलम के चारों तरफ घूमता है, जो आपकी आमदनी वाले कॉलम के विपरीत होता है। जैसे पहले बताया जा चुका है, नंबर 1 नियम यह जानता है कि संपत्ति और दायित्व के बीच अंतर होता है और इसलिए हमें संपत्ति ही खरीदनी चाहिए। अमीर लोग अपनी संपत्ति वाले कॉलम पर ध्यान देते हैं, जबकि बाकी सभी लोग अपने इनकम स्टेटमेंट पर ध्यान देते हैं। इसलिए हमें यह बहुत सुनने में आता है, मुझे ज़्यादा तनख्वाह की ज़रूरत है, काश कि मुझे प्रमोशन मिल जाए। मैं एक बार फिर स्कूल जाकर कुछ और प्रशिक्षण लेने वाला हूँ ताकि मैं बेहतर नौकरी पा सकूँ। मैं ओवर टाइम करने वाला हूँ। शायद मुझे कोई पार्ट टाइम काम मिल जाए। मैं 2 सप्ताह में नौकरी छोड़ रहा हूँ। मुझे एक नई नौकरी मिल गई है जिसमें तनख्वाह ज़्यादा है। कई समूहों में ये समझदारी के विचार हैं, परंतु अगर आप रे क्रोक की बात समझ लेते हैं तो ऐसा करके आप अपने काम से काम नहीं रख रहे हैं। ये सभी विचार अपना पूरा ध्यान आमदनी वाले कॉलम पर केंद्रित किए हुए हैं। अगर अतिरिक्त धन का उपयोग आमदनी बढ़ाने वाली संपत्तियों को खरीदने में किया जाता है, तभी वह आदमी आर्थिक रूप से सुरक्षित हो सकता है। गरीब और मध्यम वर्ग के ज़्यादातर लोग आर्थिक रूप से पुरातनपंथी होते हैं, यानी मैं जोखिम नहीं उठा सकता, यानी कि उनका कोई आर्थिक आधार नहीं होता। वे अपनी नौकरियों से चिपके रहते हैं। वे खेल को सुरक्षित तरीके से खेलते हैं। जब कंपनियों का आकार छोटे होने लगा तो लाखों करोड़ों लोगों को पता चला कि जिसे वे अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानते थे, यानी कि उनका घर, वह उन्हें जिंदा मार रहा है। उनकी घर से नामक संपत्ति हर माह उनकी जेब से पैसे निकलवा रही थी। उनकी कार, उनकी दूसरी संपत्ति भी उन्हें जिंदा मार रही थी। गैरेज में रखे $1000 में खरीदे गए उनके गोल्फ क्लब अब $1000 के नहीं रह गए थे। नौकरी की सुरक्षा न होने के कारण अब उनके पास जीवन यापन का कोई आधार नहीं बचा था। उनके विचार में जो संपत्तियां थीं, वे पैसे के संकट के समय में उनकी कुछ भी मदद नहीं कर सकती थीं। मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि हम में से ज़्यादातर ने मकान खरीदने या कार खरीदने के लिए बैंकर से लोन के लिए आवेदन फॉर्म भरा है। नेट वर्थ खंड पर नज़र डालना हमेशा रोचक रहता है। यह रोचक इसलिए होता है क्योंकि इससे हम जान पाते हैं कि बैंकिंग और अकाउंटिंग में किन चीज़ों को संपत्ति माना जाता है। एक दिन कर्ज लेने के लिए मेरी माली हालत बहुत अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने अपने नए गोल्फ क्लब, मेरे आर्ट कलेक्शन, पुस्तकें, स्टीरियो, टेलीविज़न, अरमानी सूट्स, कलाई घड़ियाँ, जूते और दीगर चीज़ों को संपत्ति वाले कॉलम में दिखा दिया।
मेरे लोन के आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा निवेश रियल एस्टेट में था। लोन कमेटी को यह पसंद नहीं आया था कि मैं अपार्टमेंट हाउसेस से इतना ज़्यादा पैसे कमा रहा था। वे यह जानना चाहते थे कि मेरे पास एक सामान्य नौकरी क्यों नहीं है जिसमें वेतन मिलता हो। उन्होंने मेरे अरमानी सूट्स, गोल्फ क्लब या आर्ट कलेक्शन के बारे में कोई सवाल नहीं किए। ज़िंदगी कई बार कठिन हो जाती है जब आप स्टैंडर्ड प्रोफाइल में फिट नहीं होते हैं। मैं हर बार चौंक जाता हूँ जब मैं किसी को यह कहते हुए सुनता हूँ कि उनकी नेट वर्थ $10 लाख है या $1 लाख है या ऐसा ही कोई और आंकड़ा। नेट वर्थ के सटीक न होने का एक खास कारण यह है कि जिस पल आप अपनी संपत्तियों को बेचना शुरू करते हैं आपको प्राप्तियों पर टैक्स चुकाना पड़ता है। इतने सारे लोग अपने आप को पैसे की गहरे संकट में डाल देते हैं। जब उनकी आमदनी कम हो जाती है पैसा जुटाने के लिए वे अपनी संपत्तियां बेचते हैं। पहले तो उनकी व्यक्तिगत संपत्तियां सामान्यतः उस मूल्य से बहुत कम में बिकती हैं जो उनकी बैलेंस शीट में दिखाया गया है, या अगर संपत्तियों को बेचने से कोई फ़ायदा होता है तो उस पर टैक्स लगा दिया जाता है। तो एक बार फिर सरकार फ़ायदे में से अपना हिस्सा ले लेती है और इस तरह कर्ज से उबरने के लिए जुटाई जाने वाली रकम को कम कर देती है। अपने काम से काम रखना शुरू कर दें, दिन की नौकरी को करते रहें परंतु असली संपत्तियों को खरीदना भी शुरू कर दें। परंतु ऐसे दायित्वों या व्यक्तिगत चीज़ों से बचें जिनकी कीमत एक बार घर लाने पर कम हो जाए। आप जिस क्षण एक नई कार शोरूम से बाहर लाते हैं उसकी कीमत 25% कम हो जाती है। यह सच्ची संपत्ति नहीं है, हालांकि आपके बैंकर भी इसे संपत्ति मानते हैं। मेरा $400 का नया टाइटेनियम ड्राइवर खरीदने के कुछ ही मिनटों बाद $150 मूल्य का हो गया था। वयस्कों के लिए यही सही है कि अपने खर्च कम कर लें, अपने दायित्वों को घटा लें और मेहनत से ठोस संपत्तियों का आधार बना लें। उन युवा लोगों को जिन्होंने अभी घर नहीं छोड़ा है यह सिखाया जाना चाहिए कि संपत्ति और दायित्व के बीच क्या फ़र्क होता है। घर छोड़ने से पहले ही उन्हें संपत्ति वाले कॉलम को बनाने की प्रेरणा दी जानी चाहिए। इसके पहले कि वे घर छोड़ें, शादी करें, घर खरीदें, बच्चे पैदा करें, खतरनाक आर्थिक स्थिति में फंसें, नौकरी को कसकर पकड़े रहें और हर चीज़ को उधार खरीदें। मैं बहुत सारे युवा दंपतियों को देखता हूँ जो शादी कर लेते हैं और अपने आप को एक ऐसे जाल में फंसा लेते हैं जिससे वे अपनी नौकरी के बहुत सालों तक कर्ज से बाहर नहीं निकल पाएंगे। जब आखिरी बच्चा घर छोड़कर चला जाता है तब ज़्यादातर लोगों को यह एहसास होता है कि उन्होंने रिटायरमेंट की पर्याप्त तैयारी नहीं की है और वे थोड़ा पैसा अलग रखना शुरू कर देते हैं। फिर उनके मम्मी डैडी बीमार हो जाते हैं और उन पर नई जिम्मेदारियां आ जाती हैं। तो मैं आपको या आपके बच्चों को किस तरह की संपत्ति के संग्रह की प्रेरणा दे रहा हूँ। मेरी दुनिया में असली संपत्तियाँ कई तरह की होती हैं। नंबर 1, ऐसे बिजनेस जिनमें मेरे होने की ज़रूरत ना हो। मैं उनका मालिक ज़रूर हूँ परंतु उन्हें दूसरे लोग चलाते हैं। अगर मुझे वहाँ काम करना पड़े तो यह बिजनेस नहीं होगा, यह मेरी नौकरी होगी। नंबर 2, स्टॉक। नंबर 3, बॉन्ड। नंबर 4, म्यूचुअल फंड। नंबर 5, आमदनी देने वाला रियल एस्टेट। नंबर 6, नोट्स ब्रैकेट में IOU। नंबर 7, बौद्धिक संपदा जैसे संगीत, पटकथा, पेटेंट इत्यादि से मिलने वाली रॉयल्टी। नंबर 8, और ऐसी हर चीज़ जो कमाती है, जो आमदनी देती है और जिसका मूल्य बढ़ जाता है और जिसका बाज़ार तैयार है। जब मैं एक छोटा बच्चा था तो मेरे पढ़े लिखे डैडी ने मुझे एक सुरक्षित नौकरी ढूंढने की सलाह दी। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी ने मुझे ऐसी संपत्तियों को इकट्ठा करने की सलाह दी जिन्हें मैं पसंद करता था। अगर तुम इन्हें पसंद नहीं करते होगे तो तुम इनका ध्यान नहीं रख पाओगे। मैं रियल एस्टेट इसलिए इकट्ठा करता हूँ क्योंकि मुझे इमारतों और ज़मीन से प्यार है। मैं उनके लिए शॉपिंग करना भी पसंद करता हूँ।
मैं सारा दिन उनको निहार सकता हूँ। जब समस्याएं आती हैं तो समस्याएं उतनी बुरी नहीं होती कि उनके कारण रियल एस्टेट के लिए मेरा प्यार कम हो जाए। ऐसे लोग जो रियल एस्टेट से नफ़रत करते हैं उन्हें ऐसे नहीं खरीदना चाहिए। मुझे छोटी कंपनियों के स्टॉक से भी प्रेम है, खासकर नई कंपनियों के स्टॉक से। इसका कारण यह है कि मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, ना कि कोई कॉर्पोरेटेड व्यक्ति। मेरे शुरुआती सालों में मैं बड़े संगठनों में काम कर चुका हूँ, जैसे कैलिफोर्निया के स्टैंडर्ड में, यूएस मरीन कॉर्प्स और जेरेक्स कॉरपोरेशन में। मैंने इन संगठनों में बिताए समय का मज़ा लिया है और मेरे पास कई सुखद यादें हैं, परंतु भीतर से मैं कंपनी में काम करने वाला आदमी नहीं हूँ। मुझे कंपनी शुरू करना अच्छा लगता है, परंतु उन्हें चलाना मुझे उतना अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं जो शेयर खरीदता हूँ वे सामान्यतः छोटी कंपनियों के होते हैं और कई बार तो मैं कंपनी शुरू करता हूँ और उसे सार्वजनिक बना देता हूँ। नए स्टॉक के शेयर में किस्मत चमक सकती है और मुझे यह खेल पसंद है। कई लोग कम पूंजी वाली कंपनियों से डरते हैं और उन्हें खतरनाक कहते हैं, और भी खतरनाक है भी, परंतु खतरा हमेशा कम हो जाता है अगर आप निवेश से प्रेम करते हैं, उसे समझते हैं और खेल को अच्छी तरह से जानते हैं। छोटी कंपनियों के साथ मेरी रणनीति यह होती है कि एक साल में अपने शेयर बेच दिए जाएं। दूसरी तरफ मेरी रियल एस्टेट की रणनीति छोटी प्रॉपर्टी से शुरू करने की होती है। फिर मैं वो छोटी प्रॉपर्टी को बेचकर उसे थोड़ी बड़ी प्रॉपर्टी ले लेता हूँ और इस तरह अपने फ़ायदे पर टैक्स चुकाने से बचता रहता हूँ। इससे प्रॉपर्टी की वैल्यू में नाटकीय बढ़ोतरी होती है। मैं सामान्य तौर पर रियल एस्टेट को 7 साल से कम समय अपने पास रखता हूँ। बरसों तक जब मैं मरीन कॉर्प्स और जेरोक्स में था तब भी मैंने वही किया था जो मेरे अमीर डैडी ने मुझे सिखाया था। मैं अपनी दिन की नौकरी करता था, परंतु अपने काम से काम भी रखता था। मैं अपनी संपत्ति वाले कॉलम में कुछ न कुछ करता रहता था। मैं रियल एस्टेट और छोटे स्टॉक्स को खरीद फरोख्त भी करता था। अमीर डैडी ने हमेशा पैसे की समझ के महत्व पर जोर दिया था। जितनी अच्छी तरह से मैं अकाउंटिंग और कैश मैनेजमेंट को समझ सकता था, उतनी ही अच्छी तरीके से मैं निवेशों का विश्लेषण कर सकता था और आखिरकार खुद की कंपनी शुरू कर सकता था और उसे सफल बना सकता था। जब तक कि कोई पहले से ही ऐसा सोच न रहा हो, मैं किसी को अपनी कंपनी बनाने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता। मैं जानता हूँ कि कंपनी चलाने में कितना झंझट होता है और मैं नहीं चाहता कि आप उस झंझट में फंसें। कई बार ऐसा भी समय आता है जब लोगों को रोज़गार नहीं मिलता और उनके लिए कंपनी शुरू करना एक समाधान होता है, परंतु सफलता के अवसर बहुत कम है। 10 में से 9 कंपनियां 5 सालों में डूब जाती हैं। पहले 5 साल में जो कंपनियां बची रहती हैं उनमें से भी 10 में से 9 कंपनियां बाद में बंद हो जाती हैं। तो अगर आपकी पहले से ही कंपनी शुरू करने की इच्छा हो तभी मैं इसकी सलाह दूंगा, अन्यथा अपनी दिन की नौकरी करते रहें और अपने काम से काम रहें। जब मैं कहता हूँ कि अपने काम से काम रखें तो मेरा यह मतलब है कि आप संपत्ति वाले कॉलम को ज़्यादा मजबूत बनाते रहें। एक बार इसमें $1 जाए तो वह बाहर ना निकल पाए। इसे इस तरह सोचें कि जब $1 आपकी संपत्ति वाले कॉलम में जाता है तो वह आपका कर्मचारी बन जाता है। पैसे के बारे में सबसे अच्छी चीज़ यह है कि यह हर दिन 24 घंटे काम करता है और ऐसा पीढ़ियों तक कर सकता है। अपनी दिन की नौकरी करते रहें, एक अच्छे मेहनती कर्मचारी की तरह काम करें, परंतु अपनी संपत्ति वाले कॉलम को बढ़ाते रहें। जब आपका कैश फ्लो बढ़ता है तब आप कुछ विलासिता की चीज़ें खरीद सकते हैं। इस बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अमीर लोग विलासिता की चीज़ें सबसे बाद में खरीदते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्गीय लोग विलासिता की चीज़ें सबसे पहले खरीदते हैं। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग अक्सर बड़े घर, हीरे, फर, ज्वेलरी या नाव जैसी विलासिता की चीज़ें इसलिए खरीद लेते हैं ताकि वे अमीर दिख सकें। वे अमीर दिखते हैं, परंतु असल में वे उधार के दलदल में गहरे धंसते चले जाते हैं। वे लोग जिनके पास पीढ़ियों से पैसा है, जो लंबे समय से अमीर हैं,
वे अपने संपत्ति वाले कॉलम को सबसे पहले बनाते हैं, पर संपत्ति वाले कॉलम से होने वाली आमदनी उनके लिए बिलासता की चीज़ें खरीद देती है। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग अपने खून पसीने की कमाई और बच्चों की विरासत की कीमत पर बिलासता की चीज़ें खरीदते हैं। सच्ची बिलासता असली संपत्ति में निवेश करने और उसे विकसित करने का प्रोत्साहन है। उदाहरण के तौर पर, जब मेरी पत्नी और मेरे पास हमारे अपार्टमेंट हाउसेस से अतिरिक्त पैसा आने लगा तो वह बाजार गई और अपने लिए मर्सिडीज खरीद लाई। इसमें जरा सी भी मेहनत या जोखिम नहीं था, क्योंकि अपार्टमेंट हाउस के कारण उसने कार खरीदी थी, परंतु उसे इसके लिए 4 साल तक इंतज़ार करना पड़ा था। जब रियल एस्टेट पोर्टफोलियो बढ़ रहा था और आखिरकार उसने इतना अतिरिक्त पैसा दे दिया कि कार खरीदी जा सके, परंतु मर्सिडीज की यह विलासिता दरअसल एक सच्चा पुरस्कार है, क्योंकि उसने यह साबित कर दिया था कि वह अपनी संपत्ति वाले कॉलम को सही तरह से बढ़ाना जानती है। अब उसके लिए उस कार की कीमत सामान्य रूप से खरीदी गई कार से कहीं ज़्यादा है। ज़्यादातर लोग अक्सर इच्छा जागने पर बिना सोचे समझे जाते हैं और कर्ज पर कार या बिलासता की कोई और चीज़ खरीद लाते हैं। हो सकता है कि वे ज़िंदगी से ऊब चुके हों या उन्हें सिर्फ एक नए खिलौने की ज़रूरत हो। कर्ज पर बिलासता की चीज़ खरीदने से देर सवेर वह आदमी उस चीज़ से चिढ़ने लगेगा, क्योंकि उसके कारण जो कर्ज लिया गया है वह एक भार बन जाएगा। एक बार आप अपने बिजनेस को बनाने, उसमें निवेश करने का समय निकाल लेते हैं तो फिर आप उसमें जादू की छड़ी घुमा सकते हैं, जो अमीरों का सबसे बड़ा रहस्य है। यह रहस्य अमीरों को भीड़ में सबसे आगे रखता है। अपने काम से काम रखने का इनाम जो आपको उस राह पर चलने के लिए मिलता है जिस पर अमीर लोग चलते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इस बुक के बाकी के चैप्टर्स अभी नहीं सुने हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उनको सुन सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको लगता है कि ये किसी की और की हेल्प कर सकता है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों में जाके शेयर कीजिए और इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।